नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आप सभी के लिए नवीनतम समाचार निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें खबरों के मुताबिक 1000 रुपये की न्यूनतम स्तर की जो पेंशन है वो अब आप सभी के लिए बढ़ने वाली है। तो आखिरकार ये पेंशन कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी और इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जानकारी जो है वो दी जाएगी 8वें वेतन आयोग की पहली मीटिंग से बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन की ओर से पहली जो मीटिंग होने जा रही है उसमें बड़ा खुलासा जो है वो आप सभी के लिए होने वाला है, जिसमें फैमिली यूनिट से लगाकर DA हैक और OPS से लेकर CGSS तक आयोग की पूरी जो है रिपोर्ट यहां पर आ चुकी है। और आयोग की पहली जो बैठक है उसके अंदर यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा आप सभी के लिए संभव है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर यहां पर आप सभी को जानकारी देंगे और साथ ही आप सभी को बताएंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF एडवांस के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा को यहां पर जो है बढ़ा दिया है। तो अब ये कितनी बढ़ाकर आप सभी के लिए सीमा की गई है और इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, इसकी भी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के यहां पर देख सकें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर नवीनतम जो समाचार है वो हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। तो आप सभी के लिए आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी कितनी होने वाली है, कब से होने वाली है और किन किन को इसका लाभ देखने को मिलेगा, चलिए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए ताज़ा खबरों के अनुसार EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन की गणना फिलहाल 15,000 रुपये की सैलरी सीलिंग के आधार पर होगी, जिससे अधिक पेंशन की उम्मीद कर रहे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। वहीं दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर हाल ही में नवीनतम अपडेट्स की बात करें तो न्यूनतम पेंशन के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में दिए गए बयान के अनुसार 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ यहां पर सैलरी कैप बनी रहेगी। इसको लेकर बात करें तो पेंशन की गणना के लिए 15,000 रुपये की सीमा रहेगी जारी। भले ही कर्मचारी का वेतन इससे अधिक हो या कम, लेकिन यहां पर जो है ये सैलरी की कैप की जो सीमा है वो आप सभी के लिए बनी रहेगी। और इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो आप सभी के लिए जो आंदोलन है वो जारी बताया जा रहा है। पेंशन भोगियों के द्वारा 4 सूत्रीय मांगे, जिसमें कि न्यूनतम पेंशन, वृद्ध व्यस्त के लिए वृद्धि और साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा के लिए आम सभी के 27 तारीख के देश भर के अंदर जो है पेंशन भोगी वो प्रदर्शन करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। वहीं बात करते हैं उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन की स्थिति को लेकर। तो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। बाद में कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद उच्च पेंशन के विकल्प खुले, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल जो है वो आप सभी के लिए हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 की पात्रता और उसके लाभों को लेकर। देखिए, सबसे पहले न्यूनतम योगदान की बात करें तो पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा आप सभी के लिए अनिवार्य है। और सेवानिवृत्त आयु की बात करें तो सामान्य सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष की है। और वहीं विलंबित पेंशन की अगर बात करें तो 60 वर्ष की आयु तक पेंशन स्थगित करने पर 4% की दर से आप सभी को वृद्धि का लाभ यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आई है। वहीं हम बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो 8वें वेतन आयोग की पहली मीटिंग से आप सभी के लिए निकल कर आ चुका है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, फैमिली की यूनिट DA हैक OPS से लेकर CGSS तक आयोग की पहली बैठक के अंदर हो सकती है तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा। तो आखिरकार इस बैठक के अंदर कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, चलिए इसकी बात करते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी वर्किंग को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। आयोग ने आखिरकार 5 महीने बाद कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। ये महत्वपूर्ण मुलाकात 24 तारीख को आप सभी के लिए देहरादून में होने जा रही है। और यहाँ पर जो है इस बैठक के अंदर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और भत्तों को यहाँ पर जो है दिशा कैद करने के अंदर ये बैठक जो है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो आइए सवालों को समझते हैं कि आखिरकार यहाँ पर पहली मीटिंग के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन किन आप सभी के लिए बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत संपन्न हो सकती है। बात करें तो इस अप्रैल
अप्रैल की मीटिंग के अंदर आप कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी जीत मानी जाती है, तो ये वाकई में बड़ी जीत है। पहले लग रहा था कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर या फिर ऑनलाइन सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन देहरादून विजिट और संगठनों को बुलाना दिखाता है कि आयोग कर्मचारियों की जो ज़मीनी समस्याएं हैं उसे सुनना चाहता है और इसका स्वागत करते हैं। पूरी तरीके से तैयार जो है अपना पक्ष रखने के लिए कर्मचारियों ने माना है। वहीं ऑटोनॉमिक्स बॉडीज और यूनियन टेरिटरी के कर्मचारियों के लिए उनकी मुख्य जो मांग है वो क्या है, तो हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, इन्होंने बताते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर सम्मान जो है नियम लागू किए जाएं। अक्सर देखा जाता है कि केंद्र सरकार जो आदेश जारी करती है उसे ऑटोनॉमिक्स बॉडी और यूटी में लागू करने में सालों लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन सभी पर एक साथ और सीधे यानी कि डायरेक्ट लागू होना चाहिए। वहीं फिटमेन फैक्ट को लेकर कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं और उस पर आपकी सलाह क्या है, ये प्रश्न पूछा गया तो फिटमेन फैक्ट तय करता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। कर्मचारी 3.68% तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जेसीएम के अध्यक्ष का मानना है कि कम से कम 3.2 होना चाहिए। हालांकि अगर फैमिली यूनिट 5 हो जाती है तो ये कैलकुलेशन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके साथ क्या कर्मचारियों को शादी या फिर सामाजिक कार्यों के लिए अलग से छुट्टियों की जरूरत है? जी बिल्कुल। यहां पर जो है जेसीएम के प्रमुख ने कहा कि हमने मांग की है पूरी सेवा के दौरान 28 दिन की एडवांस छुट्टियां दी जाएं। इसे सोशल रिचुअल्स लीव कर सकती हैं। नौकरी लगने के बाद शादी, मुंडन या फिर परिवार में किसी मृत्यु जैसे मौकों पर कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टियां न लेनी पड़े, इसके लिए ये एडवांस कोटा भी जरूरी है। साथ ही पेंशनर्स के लिए सीजीएसएस सुविधा को लेकर क्या राय है, तो यहां पर हमारी 5 प्रमुख मांगों में से एक है। रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी को, चाहे वो ऑटोनॉमिक्स बॉडी का हो या किसी यूटी का हो, उसे सीजीएसएस का अनिवार्य विकल्प मिलना चाहिए। बुढ़ापे में स्वास्थ्य सुरक्षा उनका जो है अधिकार होता है और ये उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। इसके साथ जो अगला सवाल था कि क्या 8वां वेतन आयोग पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली का रास्ता जो है वो साफ करेगा, तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना तकनीकी रूप से बहुत जटिल है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का मार्केट के अंदर इसके अंदर लगा है। लेकिन एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना संभव है। हम चाहते हैं कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर सुधार करे, 25 साल की सेवा शर्त को घटाकर 20 साल करे और कर्मचारी का अंशदान वापस करने की जो घोषणा है वो सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। वहीं डीए हैक में देरी हो सकती है, तो क्या कर्मचारियों को इसको लेकर चिंता करनी चाहिए? तो देखिए, आमतौर पर होली तक डीए का जो ऐलान है हो जाता है, लेकिन इस बार देरी हुई है। कर्मचारियों को डर है कि कहीं कोरोना काल की तरह इसे भी फ्रीज न कर दिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत जो डीए है वो यहां पर रिलीज कर देना चाहिए। अगला सवाल था डीए मर्जर को लेकर, तो डीए मर्जर को लेकर क्या आपकी डिमांड है, क्या मांग है? तो जब भी डीए 50% पार कर जाता है तो उसे एक बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए। इससे अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होती है। हमने आयोग और सरकार के सामने ये बात मजबूती से रखी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब डीए मर्जर का भी समय आ गया है, ऐसा भी जेसीएम के प्रमुख ने बात कही। इसके साथ अंतिम सवाल जो शिक्षकों को लेकर आयुक्त में क्या खास अपील की जाएगी, तो शिक्षकों को यहाँ पर वैकेशनल स्टाफ मानकर यहाँ पर जो है केवल एचसीएल दी जाती है, जबकि वे छुट्टियों के सरकारी काम जैसे कि जनगणना हो गई, बीओ की ड्यूटी भी करते हैं। हमारी मांग है कि उन्हें नॉन वैकेशनल कैटेगरी में डालकर अन्य कर्मचारियों की तरह 14 या फिर 30 सीएल की सुविधा जो है वो दी जानी चाहिए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के अनुसार 24 अप्रैल की बैठक में केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग के एजेंडे को तय करने वाली ये मीटिंग भी हो सकती है। यदि आयोग इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव जो हैं आप सभी के लिए देखने को मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।